हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इस चैप्टर में से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। यह आपके लिए एक प्री बोर्ड का टेस्ट पेपर भी हो सकता है। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है वो कम से कम इन प्रश्नों को तो अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न आता है और पहला प्रश्न कहता है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का मतलब होता है विद्युत धारा के रास्ते में अवरोध का जो गुण होता है। प्रतिरोध के अंदर प्रतिरोधकता होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रतिरोध का R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया। तो ये जो हमारे पास रो है इसे अपन प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन सिग्मा, इसे अपन चालकता कहते हैं। और जब हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे, इस चालकता को जब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो बेटा गुणा में जाएगा ना यार, तो सिग्मा इंटू रो हो जाएगा। और सिग्मा इंटू रो का गुणनफल बराबर में 1 है। तो कहने का मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं काट क्षेत्रफल के ऊपर, टेम्परेचर पर, लंबाई पर, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है किसी पर नहीं। तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर और बोर्ड परीक्षा के अंदर यह प्रश्न जो है वो पूछा गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समान n प्रतिरोधों के मानों में कितनी गुना बढ़ोतरी की जाए ताकि श्रेणी क्रम को उस तुल्य प्रतिरोध के समांतर क्रम के संयोजन में बदला जा सके। सर कुछ समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आएगा भी कैसे, इतने जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो। देखिए दोबारा पढ़ते हैं कि समान वैल्यू के, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रतिरोध हैं जिसमें हर एक प्रतिरोध की वैल्यू है R। तो समान वैल्यू के कितने प्रतिरोध हैं हमारे पास? n प्रतिरोध हैं। अब सवाल कह रहा है कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। तो जब n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सर हम फॉर्मूला जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन यहां पे हमारे पास सभी प्रतिरोधों की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो अगर 2 प्रतिरोध जोड़ोगे तो 2R हो जाएगा, 3 जोड़ोगे तो 3R हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो n प्रतिरोध हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हो गया हमारे पास NR। अब इन्हीं प्रतिरोधों को वापस हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और समांतर क्रम में हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लाइक दिस। ठीक है। और अगर ये सारे प्रतिरोध वैल्यू आपस में समान हैं तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध जो आता है, समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आता है उसका फॉर्मूला होता है R अपॉन N। R अपॉन N होता है। ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आया NR, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आया R अपॉन N। सवाल कह रहा है कि इस प्रतिरोध R का मान बढ़ाओ और बदलो ताकि इनको जब आप समांतर क्रम में जोड़ोगे, बढ़ाने के बाद जब आप इनको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो ये समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो पहले वाले श्रेणी क्रम के बराबर आ जाए। तो यार मुझे NR चाहिए और वैल्यू में हमारे पास R अपॉन N आया है, तो क्या मैं इस R को N स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं? तो R को जब N स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक N से N कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास अगेन NR आ जाएगी जो कि श्रेणी क्रम संयोजन के बराबर है। तो कहने का मतलब हमने n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक प्रतिरोध को। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रश्न का ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा n स्क्वायर गुना, यानी जो प्रतिरोध आपके पास R है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो वैल्यू NR आएगी। अब आप हर एक प्रतिरोध की वैल्यू जो है वो n स्क्वायर R कर दो। इनको जब आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो वापस आपके पास जो तुल्य रिजल्ट है वो NR आ जाएगा जो इसके बराबर है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है। वो कह रहा है कि तांबे और जर्मेनियम को कमरे के ताप से 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। एक आपके पास तांबे का कोई पदार्थ है या टुकड़ा है, एक जर्मेनियम है। इन दोनों को कमरे के टेम्परेचर के ऊपर ये हैं और इनको 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है।
इस क्रिया में प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि साहब तांबा जो होता है वो चालक होता है, और चालकों का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रतिरोध है जो वो भी बढ़ता है, और तांबे का जब टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध है वो भी कम हो जाएगा। तो तांबे के लिए तो सीधा सीधा है, यहाँ पे कह रहा है प्रतिरोध हम कम कर, टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करने पर प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, तो तांबे का प्रतिरोध घटेगा। एक लाइन ये तो हमारे पास क्लियर हो जाती है। ठीक है, दूसरा है जर्मेनियम। जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ है, और चैप्टर नंबर 14 में हम इस बात को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे कि अर्धचालकों में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इनका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, यानी इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो नेगेटिव होता है। और यदि आप इसका टेम्परेचर घटाएंगे तो इनका प्रतिरोध जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे अपन बहुत क्लियर लिखेंगे कि जर्मेनियम का यहां पे टेम्परेचर घटाने की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर जब घटेगा तो जर्मेनियम का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध मापन के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण कौन सा है? रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है, मापना है। थर्मामीटर से तो हम टेम्परेचर नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से तो हम विद्युत धारा की दिशा नापते हैं, वोल्ट मीटर से तो हम विभवांतर नापते हैं। व्हीटस्टोन सेतु जो होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं, और 4 भुजाओं में से 3 भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोध हमें पहले से पता होते हैं, और जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसको चौथी भुजा के साथ जोड़ दिया जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु है वो अज्ञात प्रतिरोध का मापन करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दो प्रतिरोधी तार है हमारे पास, एक्स और वाई नाम है उनका, एक ही पदार्थ के बने हुए। एक ही पदार्थ के बने हुए होने का मतलब है उनकी प्रतिरोधकता समान हो जाएगी। जो तार x है उसकी कुल लंबाई और त्रिज्या दूसरे तार y से दुगुनी है, यानी ये जो x है इसकी लंबाई भी ज्यादा है और त्रिज्या है वो भी ज्यादा है, यानी ये मोटा भी है। किसकी तुलना में? y से। दुगुना तो लंबा है और दुगुनी इसकी त्रिज्या है। x और y के प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तो पहले हम x का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, पहले हम y का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, क्योंकि y का प्रतिरोध इसलिए निकाल लेते हैं कि हमारे पास इसकी लंबाई भी है और इसका त्रिज्या भी है। तो आर वाई जो है वो हमारे पास हो जाएगा रो, लंबाई l और एरिया पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब दूसरे तार x की यदि अपन बात करें तो समान पदार्थ का बना हुआ है तो प्रतिरोधकता तो समान हो जाएगी। लंबाई कह रहा है दुगुनी है तो इसकी लंबाई को हम 2l लिख देते हैं, बटा में एरिया चाहिए तो एरिया हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन इसकी त्रिज्या भी तो दोगुनी है तो त्रिज्या की जगह हम 2r का स्क्वायर लगाएंगे। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये रो हो गया, ऊपर हमारे पास 2l चल रहा है और नीचे हमारे पास पाई है, और 2r स्क्वायर का जब अपन 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4r स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कहने का मतलब बटा में 2 आ जाएगा। तो आर एक्स की वैल्यू जो है वो अपॉन आर वाई की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास अनुपात बचेगा 1/2, यानी x का प्रतिरोध कम है और y का प्रतिरोध 2 गुना है। तो हमारे पास 1:2 का जो ऑप्शन है वो पहले ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, तो हमारा पॉइंट ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग है, एक तार बना हुआ है, एक वर्ग है वो एक ही तार का बना हुआ है, इस तरह से घुमा करके एक ही तार का बना हुआ है, इसकी प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध R है। एक ही तार का बना हुआ है, मोटाई समान है, वर्ग है तो लंबाई समान होगी, तो सभी भुजाओं का प्रतिरोध R हो जाएगा। कर्ण के विरोधी बिंदुओं में के मध्य प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? ये हमने एक कोई कर्ण ले लिया और ये इसके ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, इन ऑपोजिट पॉइंट्स के तुल्य यहां पे इसका प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। तो हर एक भुजा का प्रतिरोध R है। अगर हम यहां से करंट इंक्लूड करेंगे, करंट को अंदर प्रवेश करवाएंगे तो वो करंट इस तरह से आगे चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो गया 2R। ये दोनों प्रतिरोध हैं वो अगेन श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो गया 2R। और ये 2R और ये 2R ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है R/N। तो इनका प्रतिरोध 2R है और अपॉन में N का मतलब है कितने प्रतिरोध हैं, ये 2 हैं, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो R ओम रह जाएगी। तो इस तरह से इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे की अपेक्षा अधिक चमक से प्रतिदीप्त होते हैं, प्रदीप्ति होते हैं। यानी दो बल्ब हैं, एक थोड़ा कम चमकता है और एक ज्यादा चमकता है। कम चमकने का मतलब है उसकी जो शक्ति है, उसके ऊपर जो वाट लिखा होगा वो कम वाट का है, उसका पावर कम है। और जो ज्यादा चमक उत्पन्न करता है उसके ऊपर पावर ज्यादा है। तो उन दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो जो कम चमक रहा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर 100 वाट का बल्ब है तो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। और जो 40 वाट का बल्ब है उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होगा टंगस्टन का, उसकी मोटाई कम होती है। और हम जानते हैं कि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो जो ज्यादा चमक उत्पन्न करने वाला बल्ब है उसमें मोटा फिलामेंट लगा हुआ है, मोटा लगा होने के कारण उसका प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कि उन दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो जो पतला वायर है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। और पतला वायर किसका होगा? कम चमकने वाले बल्ब का होगा। तो जो कम चमकने वाला बल्ब है उसका प्रतिरोध हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और धारामापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाएं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें बैटरी को और धारामापी की स्थितियों को अगर आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पे क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली संतुलन की स्थिति है वो नो चेंज के ऊपर रहेगी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अगर इस चैप्टर को तैयार किया है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बता सकते हैं। 9वां प्रश्न है कि मीटर ब्रिज का तार किसका बना होता है? लोहे का? बिल्कुल नहीं होता है। कॉन्स्टेंटन का? बिल्कुल होता है। मैग्नीन या यूरेका का? बिल्कुल होता है। इस्पात और एल्यूमिनियम के मिश्रित धातु का? बिल्कुल नहीं होता। तो मीटर ब्रिज का जो वायर होता है वो कॉन्स्टेंटन का हो सकता है और मैग्नीन या फिर यूरेका का हो सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शन जो हैं वो राइट आंसर में आएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव श्रृंखला का हमारा लास्ट प्रश्न है। 10वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें P, Q, R और एश क्रमशः 5, 50, 20 और 100 ओम के प्रतिरोध हैं। यदि P, Q, R, S है वो अपनी सामान्य स्थिति में है, यानी जहां पे हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु में इनको जोड़ा जाता है, तो ब्रिज को संतुलित किया जा सकता है। क्या ये संतुलन अवस्था में है? क्या ये अविक्षेप की स्थिति में है? और अगर नहीं है तो कैसे किया जा सकता है? तो हम जानते हैं कि साहब ये जो हमारे पास भुजा होगी इसको हम P कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की ये जो दूसरी भुजा है इसको हम Q कहते हैं। ये तीसरी भुजा है इसको हम R कहते हैं और ये जो भुजा है इसको हम S कहते हैं। इनके अंदर अलग अलग प्रतिरोध लगे हुए हैं और इन प्रतिरोधों की जो वैल्यूज है वो हमें दे रखी है। ये 5 है, ये 50 है, यहाँ पे 20 है और ये 100 है। अब संतुलन अवस्था में हम क्या जानते हैं कि P अपॉन Q बराबर वैल्यू होती है R अपॉन S की। तो P की वैल्यू है हमारे पास 5 और Q है 50 बराबर R की वैल्यू हमें दे रखी है 20 और S की वैल्यू हमें दे रखी है 100। तो इनका जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/10 बराबर में ये जो वैल्यू है ये भी हमें 1/10 ही होनी चाहिए, जबकि बटा में इसमें 100 दे रखा है और ऊपर हमें 20 दे रखा है। तो संतुलन अवस्था में इन दोनों का जो रिजल्ट है वो भी 1/10 ही होना चाहिए। जबकि ये कितना है, ये अगर अपन 20 से 100 को काटेंगे तो ये 1/5 बचेगा। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये जो ब्रिज है वो संतुलन अवस्था में नहीं है। अब इसे संतुलित अवस्था में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये केवल R भुजा में परिवर्तन की बात कर रहा है, यानी ये वाली जो भुजा है इसके परिवर्तन की बात कर रहा है। तो इसका प्रतिरोध यदि हम बढ़ा दें तब तो ये अनुपात और कम हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इस 20 ओम के प्रतिरोध को हम 10 ओम के प्रतिरोध के तुल्य बना दें, तो ये जो अनुपात होगा वो भी हमारे पास 1/10 हो जाएगा। अब 20 ओम के प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम बनाना है तो क्या करना चाहिए? अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे पास कोई एक 20 ओम का प्रतिरोध है और इसका तुल्य प्रतिरोध यदि हमें कम करना है तो डेफिनेटली हमें इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा।
और वो प्रतिरोध जो होगा वो हम कितना जोड़ देंगे, 20 ओम जोड़ देंगे। तो दो 20 ओम के प्रतिरोध जब समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध है वो हमारे पास 10 ओम आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, 20 ओम का प्रतिरोध है वो आर भुजा के समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा उस स्थिति में ये जो ब्रिज है वो संतुलन अवस्था में हो जाएगा। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ करके सोल्व करना चाहिए। इसके बाद में हमारे शॉर्ट आंसर प्रश्न है वो शुरू हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र में धारा I का मान कितना होगा। आप लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें किरचॉफ का संधि नियम लगाया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा किरचॉफ का संधि नियम, यदि आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 6 में जाकर के प्लेलिस्ट 6 नंबर चैप्टर की जो है उसमें जाकर के आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको हर एक सिद्धांत क्लियर आ जाएगा। इवन आपको और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं वो तैयार हो जाएंगे ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रश्न का आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि x का मान हमें दे रखा है और y का मान हमें दे रखा है। ये ओम में दे रखा है और ये ओम मीटर में दे रखा है। तो ये जो x है, ओम मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर x और y का मान में क्या परिवर्तन होगा। चलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो यहां पे हमें नहीं बताया गया है कि ये x जो है वो क्या है और ये y क्या है, हमें इनके मात्रकों से पहचान करनी पड़ेगी। तो मात्रक में हमें ओम दे रखा है तो x जो है वो तो हमारे पास प्रतिरोध है, ठीक है, और y के अंदर हमारे पास ओम मीटर दे रखा है। इसका मतलब ये प्रतिरोधकता का मात्रक है, ये प्रतिरोधकता की वैल्यू दे रखी है। अब यदि चालक तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब प्रतिरोध होता है वो लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता तो लंबाई पर निर्भर करती नहीं है। तो प्रतिरोध का मान जब लंबाई को आधा कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। तो हम कह देंगे x डैश जो होगा वो हमारे पास 2 ओम हो जाएगा और प्रतिरोधकता जो y है, y डैश की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट ही रहेगी y के, इसके मान में कोई असर नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू हमें दे रखी है, टॉलरेंस 5% दे रखी है, इसके वर्ण कोड के नाम लिखने हैं, क्रम से लिखने हैं। तो ये जो टॉपिक है वो भी आपको चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट में बहुत बेहतरीन भाषा में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। वहां पे जाकर के आप कार्बन प्रतिरोध जो है कलर कोडिंग वाला टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने तैयार कर रखा है तो आप इसका जो आंसर है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है कि एक कार्बन प्रतिरोध है, उसके कलर्स आप लोगों को यहां पे दे रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला फॉर्मूला जो है उसे आप उसको फॉलो करके इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को परिभाषित कीजिए। अपवहन वेग किसे कहते हैं कि जब किसी चालक तार के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर बल लगेगा और वो एक परिणामी विस्थापन तय करते हैं। तो अपवहन वेग का फॉर्मूला आप लोगों को परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। आगे कह रहा है कि आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक और विमा लिखिए। ये भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, आप इनको तैयार कर लें। किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है जिसे अपन वोल्टता नियम कहते हैं, कि एक किसी बंद परिपथ का कोई लूप ले लिया जाए तो उसके अंदर सभी वोल्टता पतनों का जो बीजगणितीय योग होगा सिग्मा वी, उसकी वैल्यू 0 होगी। वोल्टता पतनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी ताप प्रतिरोध गुणांक नेगेटिव होता है। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो हमारे अर्धचालक होते हैं। तो दो अर्धचालकों के हमें नाम लिखने, जर्मेनियम और सिलिकॉन, आप इनके नाम लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि मीटर ब्रिज के संतुलन अवस्था सामान्यतः मध्य भाग में क्यों प्राप्त करना चाहिए, समझाइए। मीटर ब्रिज का जो वायर होता है जो 1 मीटर लंबा होता है, और हम कहते हैं कि जो सामान्य स्थिति में संतुलन अवस्था है वो इसके बीच में प्राप्त करनी चाहिए। तो बीच में प्राप्त करने से क्या होगा कि इसकी एक्यूरेसी रहेगी, शुद्धता रहेगी, मान जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर ज्यादा सार्थकता रहेगी। तो सार्थक मान प्राप्त करने के लिए, शुद्धतापूर्ण मान प्राप्त करने के लिए इसकी संतुलन लंबाई है वो मध्य में लेनी चाहिए। आगे हमें एक V और I का ग्राफ दे रखा है, इससे हमें प्रतिरोध का मान निकालना है।
तो यहाँ पे एम्पियर दे रखा है और यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है। तो कोई भी एक ग्राफ आप उठा लेंगे तो इसमें एम्पियर जो है वो 0.3 है और वोल्टेज जो है वो 6 है। तो V बराबर ओम का नियम जब आप लगाएंगे तो IR आएगा और R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V/I। तो V की वैल्यू जो इस ग्राफ के संगत है वो 6 है और प्रतिरोध जो है धारा जो है विद्युत धारा वो 0.3 है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। तो 60/3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका प्रतिरोध जो है वो हमारे पास 20 ओम आ जाएगा। आप कोई भी एक वैल्यू लेकर के, कोई सी भी वैल्यू लेकर के इसका मान जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 12वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक विभवमापी व्यवस्था में 1.25 वोल्ट के विद्युत वाहक बल का एक सेल है और उसको जब अपन विभवमापी से संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं तो 35 सेंटीमीटर की लंबाई के ऊपर उसकी संतुलन अवस्था प्राप्त होती है इस सेल के लिए। यदि इस सेल को किसी दूसरे सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी इस सेल को हटा करके और उसकी जगह कोई दूसरा सेल हमने जोड़ दिया और दूसरे सेल के लिए जो संतुलन अवस्था है वो 63 सेंटीमीटर के ऊपर प्राप्त होती है, यानी 35 सेंटीमीटर से बदल करके अब 63 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो विभवमापी में आपने एक प्रयोग पढ़ा है, अनुप्रयोग पढ़ा है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आता है E1/E2 बराबर संतुलन लंबाई L1/L2 और हमें E2 की वैल्यू निकालनी है। तो E2 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, E2 यहां पे चला जाएगा और ये जो L2 है वो दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा, L1 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो E2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? E2 बराबर L2 यानी 63/L1 यानी 35 इंटू 1.25। इसका आप कैलकुलेशन को सॉल्यूशन कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, इसका जो भी आंसर आएगा वो वोल्ट के अंदर हमारे पास दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 1 मीटर सेतु में जब प्रतिरोध S का मान 3.7 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे A से 63 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। यहां पे हमारे पास एक R प्रतिरोध होता है, इसके बाद में यहां पे जो प्रतिरोध होता है उसे अपन S कहते हैं। ये हमारे पास वायर है मीटर सेतु का, ये AB है और A सिरे से 63 सेंटीमीटर की लंबाई के ऊपर यहाँ पे आपको कोई प्रतिरोध संतुलन अवस्था प्राप्त होती है जब S की वैल्यू है वो 3.7 ओम है। तो R का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये जो R है इसका प्रतिरोध हमें निकालना है। तो यहां से जब ये 63 सेंटीमीटर की लंबाई है तो ये बाकी बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? सर 100 - L होता है, तो ये हमारे पास 37 रह जाएगी। क्लियर है? तो अब हम इनका प्रतिरोध निकालना चाहते हैं। तो प्रतिरोध में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे तो आप इन दोनों का अनुपात ले लें, यहाँ पे जो प्रतिरोध है और यहाँ की संतुलन लंबाई, और यहाँ का अनुपात ले लें और दोनों में बराबर लगा दें, या फिर इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लें और इधर इन लंबाइयों का अनुपात ले लें, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है हमारे पास। तो इसके एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा ये हो गया और एक ये संतुलन लंबाई का प्रतिरोध और एक इधर का प्रतिरोध। तो ये P/Q बराबर R/S का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर अपन यहाँ पे इनके बीच में डिवाइड लगा दें तो ये 63 जो है वो यहाँ से निकल करके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जो पॉइंट है इसको जब आप हटाएंगे तो बटा में 10 लग जाएगा। तो ये वैल्यू से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और 10 बटा में जब इस अपन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो R है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6.3 ओम की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रश्न में आगे एक पार्ट और पूछ रहा है हमसे कि मीटर सेतु में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए जो मोटी कॉपर की पत्तियां काम में ली जाती हैं वो क्यों ली जाती हैं। तो इसमें हमारे पास दो प्रश्न हैं, एक तो पत्तियां मोटी क्यों ली जाती हैं और दूसरी जो पत्तियां हैं वो कॉपर की क्यों ली जाती हैं। तो मोटी पत्तियां लेने का मतलब है कि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है सर R = ρL/एरिया। तो जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतना ही उनका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि हम तो व्हीटस्टोन सेतु की तरह ही मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं। तो जितने भी जो संयोजन वायर हैं उनका प्रतिरोध हमें कम से कम यूज करना है, तो इसके लिए इनका एरिया ज्यादा होगा तो इनका प्रतिरोध कम होगा। और दूसरा, और केवल कॉपर की ही पत्तियां काम में ली जाती हैं, इसके लिए R = ρL/एरिया होता है और हम चाहते हैं कि इस R का मान कम से कम हो।
तो आर की वैल्यू कम से कम करने के लिए हम एरिया बढ़ा देते हैं, और कॉपर की जो पत्तियां होती हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत अल्प होती है, तो प्रतिरोधकता की वैल्यू कम रखी जाएगी तो भी प्रतिरोध का मान कम ही रहेगा। इसलिए एरिया बढ़ाने के लिए इन्हें मोटा बनाया जाता है, और प्रतिरोध को कम रखने के लिए किसकी प्रतिरोधकता कम होगी उन्हीं का प्रयोग हम करेंगे। तो कॉपर की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत अल्प होती है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक चालक तार का प्रतिरोध है वो x ओम है। यह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध है वो 3x हो जाता है। चालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो नियत है और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो R डैश दिस इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T का फॉर्मूला होता है। R डैश होता है बाद वाला प्रतिरोध, R0 है पहले वाला प्रतिरोध। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो प्रतिरोध है वो x है, कुछ टेम्परेचर के बाद में इसका प्रतिरोध 3x हो जाता है, तो यहां पे अपन 3x लिख देंगे, बराबर 1 प्लस एल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है। और डेल्टा टी में क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालकों के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यहां पे अपन लिखेंगे टी डैश माइनस 0। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू है वो 0 दे रखी है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो 1 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन में आप एल्फा की वैल्यू से डिवाइड कर देना, 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हटाएंगे 2 पर 20 हो जाएगा, और ये 5 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 500 हो जाएगा। तो t की जो वैल्यू है t माइनस 0 इक्वल्स टू 500 है, माइनस 0 की कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो t की वैल्यू आपके पास 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्र में व्हीटस्टोन संतुलन अवस्था में है, अज्ञात प्रतिरोध R ज्ञात करो। तो इसमें हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, तो ये 20/10 है, यानी 2 20/10, यानी हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, और यहाँ पे जो वैल्यू है इनका अनुपात भी हमारे पास वही आना चाहिए। तो वही वैल्यू आने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तो ये जो प्रतिरोध है यहाँ का तुल्य प्रतिरोध है वो इस 1 से दुगुना होना चाहिए, यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास 2 आना चाहिए, तभी इन दोनों का जो अनुपात होगा 2/1 हो जाएगा, 2 की वैल्यू आएगी। क्योंकि संतुलन अवस्था में हम जानते हैं कि P/Q इज इक्वल्स टू R/S होता है। तो सर P की वैल्यू 20 दे रखी है, Q की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 20/10 देखेंगे तो इनका अनुपात 2 आ गया, तो इनका अनुपात भी 2 ही आना चाहिए। और S की वैल्यू 1 लिख रखा है, तो R की वैल्यू हमारे पास 2 ओम होनी चाहिए। तो 6 के साथ तो संतुलन अवस्था का जो फॉर्मूला होता है 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, R डैश की वैल्यू हमें चाहिए 2, बराबर में R1 की वैल्यू दे रखी है 6, प्लस 1/R की वैल्यू हमें निकालनी है। ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में 1/6 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2/6, और 2/6 करेंगे तो 1/R की वैल्यू ये हो गया 1/3, तो R की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 ओम आ जाएगी। तो R की जगह जब आप 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो संतुलन प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है, वो 2 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं, इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त कीजिए। बड़ा डेरिवेशन है, ये आपको चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट मिल जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम जो संधि नियम है उसको लिखिए, यानी किसी परिपथ के संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और बाहर निकलने वाली धाराओं का योग, या फिर कह सकते हैं धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो 0 होता है। आगे कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में चित्र बना करके शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध प्राप्त कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। तो ये भी आपको चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अपवन वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण लिखिए। ये जो समीकरण है इसको प्राप्त करना है, चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पे लिख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि समय वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप चैप्टर में जाकर के प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दोनों चैप्टर्स की लिंक है वो मिल जाएगी। मीटर ब्रिज है, उसका प्रतिरोध मापन किस प्रकार किया जाता है, मापन की विधि समझाइए। कंप्लीट आपको चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट में पूरा टॉपिक मिल जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि विभव मापी की विभव प्रवणता से क्या आशय है।
यानी विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाएगा समझाइए, आवश्यक सूत्र बनाइए और आवश्यक विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। अथवा में हमें दे रखा विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये दोनों प्रश्न आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखने चाहिए, बुक में से देख करके लिख सकते हैं, अन्यथा आप चैप्टर नंबर 6 की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा, वहां पे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको उपलब्ध होंगे और उनको देख करके आप इनके आंसर लिख सकते हैं। तो इन प्रश्नों को कम से कम आपको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। 21वां प्रश्न कह रहा है कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। यह भी चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को अच्छी तरह से मिल जाएगा। सेलों का दो तरह का संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट में होगा ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सभी प्रश्न हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हैं, और अगर तैयार नहीं है तो समय रहते रहते आप इनको कम से कम बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें। और किसी भी मदद के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको फिजिक्स के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना है, उचित समय मिलते ही आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।